हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी। क्लास 7th की ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे चौथा चैप्टर। हमारा चौथा चैप्टर जो है एयर यानी वायु है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। हमें सीटेट के लिए देख रहे हैं, अगर हमें एसएसटी का पेपर पास करना है सेकेंड, तो हमें इसके लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो 6 की जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, हिस्ट्री अभी कंप्लीट होने वाली है। तो ये हमारी ज्योग्राफी 7th की का 4th चैप्टर है। तो शुरू करते हैं। वायु के बारे में देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु के घनी चादर से घिरी हुई। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई और इसके चारों तरफ एक घनी कोई चादर है, उसके चारों तरफ घिरी हुई है पृथ्वी, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जिस पर हम सभी जीवित रहने के लिए वायु पे निर्भर है। मतलब कि हम सारे लोग जो है वायु मिलता है तभी तो मतलब जीवित है, वरना नहीं रह पाते। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। मतलब सांस लेने के लिए वायु तो हमें देता ही, मतलब इसी से हम लोग सांस लेते हैं, और सूर्य की जो हानिकारक किरणें उससे हमें बचाता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं। मतलब सूर्य तो इतना ज़्यादा हीट होता है कि अगर ये वायु हम चारों तरफ से घेरा ना हो पृथ्वी के, तो हम लोग जल सकते हैं। रात के समय ठंड में जम सकते हैं, और रात के टाइम पे हम लोग जम जाएंगे ठंड में। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, मतलब ये वायु जो है जो पृथ्वी को रहने के योग्य बनाया हुआ है। वायुमंडल का संगठन हम लोग देखते हैं। क्या आप जानते हैं जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में यह अनेक गैसों का मिश्रण है। मतलब कि जो हम जिस वायु का हम यूज करते हैं, जो सांस लेते हैं, वो अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें। हम तो पहले से ही जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है, बाकी अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जिनका वायुमंडल में बहुत बड़ा भाग है। मतलब कि वायुमंडल बहुत ज्यादा बड़े भाग से, सबसे ज्यादा 78% से नाइट्रोजन से बना है, 78%, और 21% से ऑक्सीजन से। बाकी जो 1% गैसें हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि गुब्बारे में कौन सा गैस पाया जाता है, तो हीलियम पाया जाता है। हीलियम गैस जो है वो गुब्बारे में पाया जाता है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। मतलब गैसों के अलावा भी छोटे छोटे धूल के कण भी मौजूद होते हैं। ये हमारा जो है वायु के संघटक जो हैं ये हैं। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%। तो ये हमारा ऑक्सीजन का पार्ट बटा हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछता है कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है। बाकी 1% में सारी गैसें हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संघटकों को प्रदर्शित किए गए हैं। मतलब ये देखिए दिए गए हैं संघटक। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा गैस पाई जाती है। अभी हमने देखा 78। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चले जाते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। मतलब जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन बाहर, मतलब कि हमारे अंदर चला जाता है, फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। तुरंत पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो पौधे होते हैं उनको अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। वो सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, मतलब वो सीधे वायु से जो है नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसके स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों में इसका प्रयोग कर सके। मतलब कि मृदा या फिर कुछ पौधे हैं जो इसकी जड़ों में रहने वाले जीवाणु होते हैं, नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे ये पौधे फिर इस नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेते हैं। इसे डायरेक्ट वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मतलब कि नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही पाई जाती है, 21%। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु के ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन मतलब प्राप्त करते हैं ना, वायु से ऑक्सीजन ही तो प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मतलब ये जो है हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो ये ऑक्सीजन को जो है हमेशा उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा पेड़ पौधे लगाओ, हरा भरा मौसम रहे। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वृक्ष काट देते हैं, इस सबसे बारिश भी नहीं होती, बहुत सारी दिक्कत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे जो पादप होते हैं, मतलब पेड़ पौधे या फिर जो भी हरी चीज होती है, वो अपना भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं, और फिर वो हमें
हमें ऑक्सीजन देते हैं, जैसे पेड़ पौधे। हमें बचपन से ही सुना है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे लेते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। मनुष्य और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशु जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जैसा भी हमने आपको बताया। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा की जाने वाला गैस के बराबर होती है, जिससे यह मतलब जो संतुलन है वो बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल, ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा जो मिसयूज होता है कोयला, खनिज तेल और जो गाड़ी वगैरह चलती है पेट्रोल वगैरह के यूज से जो है वो इन्वायरमेंट को गंदा कर देती है। फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड भी मतलब खराब हो जाता है। पादप भी, जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, तो वायुमंडल को पूरा दूषित कर देते हैं। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हो। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पृथ्वी पे जो मौसम होता है एकदम चेंज हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बैन ब्रिंगिंग बैक जस्ट जुरासिक इरा। वायुमंडल की संरचना हम लोग देखते हैं। वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। वायुमंडल की हमारी जो है वो 5 परतें हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ। पहला हमारा जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। 5 मंडल है। कि देखो क्वेश्चन में आपको ना ये क्वेश्चन जरूर देगा वायुमंडल से कि इनका सीक्वेंस में लगाओ, कौन पहले होता है कौन बाद में होता है, या फिर कौन से मंडल में कौन सा कार्य होता है, तो इसको लगाने के लिए आता है। तो ये जो वायुमंडल का जो परत है हमें इसको याद कैसे कर दें। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं जो है बहिर्मंडल, इसको हम ट्रिक से याद कर देते हैं। छोड़ो सबकी और बाहर आया। मतलब कि देखो छोड़ो सबको ओ बाहर आया। छोड़ो से हो गया पहला छोड़ो, क्षोभ मंडल हो गया, सबको मतलब समताप मंडल हमारा हो गया, और वो बाहर आया मतलब कि मध्यम मंडल हो गया हमारा, और फिर बाहर ये वाह मंडल हो गया, उसके बाद बहिर्मंडल हो गया आया। मतलब ये इस तरह से आप ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। बाहर आया, फिर मतलब बाहर का वायुमंडल और आया बहिर्मंडल, तो इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्षोभ मंडल को देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मतलब जो हम सांस लेते हैं इसी मंडल में मौजूद रहता है। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा और जो है ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। अगला जो है हमारा क्षोभ मंडल, मतलब समताप मंडल के बाद जो है हमारा आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। क्षोभ मंडल के बाद का जो ऊपर का भाग होता है समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये 50 किलोमीटर तक, और वो वाला जो है हमारा क्षोभ मंडल वो 13 किलोमीटर। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं लगभग मुक्त होता है। मतलब कि यह बादलों से और मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है इससे मुक्त रहता है, फ्री रहता है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने की, क्वेश्चन ये डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा हवाई जहाज कौन सी मंडल के अंतर्गत उड़ता है, तो आप लोग याद रखिएगा समताप मंडल के लिए। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मतलब कि यह परत जो है हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्यम मंडल देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी में आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा उल्कापिंड किस में आते हैं, तो यह मध्यम मंडल में, हमारा तीसरा मंडल जो है इसी में आते हैं। वायुमंडल अब हम लोग देखते हैं। हमारा जो चौथा मंडल है वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इसी परत का भाग है। आयन मंडल पूछेगा किस परत का भाग है, तो वायुमंडल का भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। एक्चुअल में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगर रेडियो तरंगों की बात जब किया जाएगा तो ये वायुमंडल में ही होता है। अब हम लोग देखते हैं जो लास्ट हमारा है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। यह वायु की जो होती है पतली सी परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगर क्वेश्चन पूछता है हीलियम और हाइड्रोजन जो है किस गैस में मतलब कि किस मंडल में तैरती हैं, तो बहिर्मंडल जो लास्ट वाला है बहिर्मंडल। मौसम एवं जलवायु को हम लोग देखते हैं।
क्या आज वर्षा होगी, मतलब जैसे हम लोग कभी गर्मी में देखते हैं कि हमेशा पूछते रहते हैं आज बारिश होगी कि नहीं होगी। क्या आज का दिन साफ होगा, धूप निकलेगी। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना। यदि हम कल्पना करें तो हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर है। तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण में बटने से छेड़छाड़ करता रहता है। मतलब जैसे कि रेडियो हो गया हमारा जो है शरीर, और मस्तिष्क हमारा शरीर वो स्पीकर जो हो गया, मतलब हमारा ब्रेन जो है वो स्पीकर हो गया। तो और मौसम जो है अब उसमें जो बटन लगी रहती है ब्लैक कलर की, इसे घुमाने पे वो हो गया, जब देखो तब छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम जो होती है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। देखो हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और चिड़चिड़ाहट होती है, और ठंडी में हमें आराम से मतलब सोने का मन करता है, बस मतलब आलस आता रहता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, और जब अच्छा मौसम होता है तो हम खुश रहते हैं। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, और जब ठंड होता है तो हम चाय पकौड़े वगैरह भी खाते हैं। तो ये सब मौसम का ही वो है। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब कि किसी बहुत बड़े दिन के बारे में जो बताता है तो वहाँ की जलवायु बताता है कि कैसा होगा मौसम। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं। मतलब कि हम मौसम के बारे में पिछली चीज़ें क्यों जानते हैं, क्यों उससे मतलब कि कंपेयर करते हैं कि ऐसा होगा। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं यह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। तापमान किसको कहते हैं आपको पता है। वायुमंडल का तापमान वह होता है वायु में जो मौजूद ताप होता है, और ठंडा मतलब शीतलता, उसके परिमाण को, मतलब जो भी उसका परिमाण होता है उसको ही हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। वायुमंडल का जो तापमान है केवल दिन रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अकॉर्डिंग भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म होती है। शीत ऋतु की अपेक्षा जो है ग्रीष्म ऋतु बहुत ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन पूछता है आतपन क्या है। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। मतलब सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहते हैं। आतपन, पहले इसको हम देखते हैं। वर्षा मापी जो है वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दीर्घदर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। ताप मापी ये तापमान को मापता है। आतपन को सूर्यताप भी कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कोई कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। मतलब अगर पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा तो, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फसलों को नुकसान पहुँचाती है। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है। देखो गाँव में जो होता है इतना ज़्यादा पेड़ पौधे खेत होते हैं ना कि हरा भरा रहता है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। और जो नगर होते हैं मतलब टाउन सिटी एरिया हो गए तो वहाँ पे हमेशा लाइट गाड़ी वगैरह चलता रहता है, धुआं वगैरह जो भी है तो वो गर्म होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें और धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय वह उष्मा से मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। मतलब नगर के जो भीड़ वाले, देखो घर जो है गांव शहर वहर में बगल एकदम सटा रहता है, लेकिन गांव में जो होता है घर यहाँ से यहाँ होता है तो हवा जो है आती जाती रहती है। लेकिन शहर में जो पास में रहता है तो वायु को रोक लेती है जिससे जो घर होता है उसका तापमान नगरों का मतलब वो बढ़ता जाता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगती है। मतलब कि हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर तेजी से गिरने लगता है। मतलब कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने से ये दाब जो है तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर उठता है, निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है।
कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती हैं। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ऊंचे दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, मतलब ऊंचे दाब के कारण जो है वो स्पष्ट एवं स्वच्छ हमारा जो है वो आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर गमन करती है, मतलब चलती है, आप लोग याद रखिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है वायु। अब हम पवन को देखते हैं। हमारा जो पवन है यानी हवा, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु गति करके गति को पवन कहते हैं। मतलब जब उच्च दाब से वायु निम्न दाब की ओर चलती है तो उस गति को हम लोग पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। हम लोग क्या हवा को देख सकते हैं? यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ को उखाड़ देती है, यही काम करती है। जब हवा आता है तो हमें पता चलता है कि देखो हवा चल रहा है, मतलब कि पवन गति कर रहा है। कभी कभी जब पवन धीरे बहता है तो आप इसे इस महीने में धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। जैसे भी बहुत तेज हवा चलता है, आंधी आती है तो हम लोग चल नहीं पाते हैं। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। बारिश के टाइम पे जब तेज से हवा चलने लगती है तो हमारा छाता मतलब काम ही नहीं करता, उड़ने लगता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए, मतलब कि 3 और अन्य उदाहरण सोचने के लिए बता रहे हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पवन जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पहला जो है हमारी अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। स्थायी पवनें वो होती हैं जो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होती हैं, ये अस्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो ये हमारी अस्थायी पवनें। अस्थायी पवनें जो हैं व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें, मतलब जो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें हैं अस्थायी पवनें हैं, और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती, मतलब ये वर्ष भर मान लीजिए लगातार निश्चित दिशा में चलती है। अगर इधर चल रही है पूर्व में तो पूर्व में ही चलेंगे। अगला जो है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, मतलब कि मौसमी पवनें का इसके नाम से ही पता चला है, जब अलग अलग जो मौसम होता है अपना दिशा ये लोग बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, जैसे जब मानसून आता है तो वो ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं, तो इस तरह की। अगला है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री शमीर, मतलब कि जो स्थल और समुद्री शमीर है ये सब स्थानीय पवनें हैं, जैसे कि किसी छोटे क्षेत्र या में किसी वर्ष या दिन में मतलब चलती हैं। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें याद है? इसे लू कहते हैं। जैसे कि अब लू हो गया, लू जो है स्थानीय पवनें हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, इसको देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का खतरा जो है बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था उड़ीसा के। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया था जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी थी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारी पोतकृष से बहुत हानियां हुई थी, मतलब कि जो पवन था और ज्वार भाटा जो था उससे बहुत ज़्यादा हानियां हुई थी। 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, मतलब इतना ज़्यादा तेज हवा था कि पेड़ों को उखाड़ के फेंक दिया और कचरों घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनें तथा अन्य घरों की छत भी उखड़ गईं। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिन तक भारी वर्षा होती रही, मतलब कि जब चक्रवात आ रहा था तो उसके लगातार 3 दिन तक बारिश हुई और क्षति तो बहुत ज़्यादा हुई। घरों और मतलब औद्योगिक भवनों का छत टूट गया और विद्युत लाइन और टेलीफोन की लाइनें जो है वो कट गई पूरी तरह से। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गया, मतलब उड़ीसा की जो प्रमुख नदियां थी उसमें बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक से 7 से 10 मीटर तक ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, मतलब कि 7 से 10 मीटर तक जो ज्वारी तरंगे आई और जो धान वगैरह लगा था वो पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। 25 अक्टूबर 1999 को ये भी इम्पोर्टेंट है, पूर्वी पोर्ट ब्लेयर का निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया।
जो उड़ीसा में चक्रवात आया था उसमें भुवनेश्वर और कटक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की कैपिटल है, मतलब राजधानी, और कटक में जो है भारत का चावल अनुसंधान स्थित है। अगर विश्व का चावल अनुसंधान पूछेगा तो वो मनीला में है, लेकिन ये अगर भारत का पूछेगा तो ये कटक में है। आर्द्रता हम लोग देखते हैं। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मतलब वायु, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। उसके बाद वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार हम यह अधिक आर्द्र हो जाती है। मतलब कि इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती। आर्द्र दिन में कपड़े सुखाने में काफ़ी समय लगता है। आर्द्र दिन का आप मतलब समझ, जैसे ठंडी का टाइम हो गया या फिर बारिश का टाइम हो गया, जो कपड़ा है उसको सुखाने में कितना टाइम लगता है। एवं हमारे शरीर की से पसीना आसानी से नहीं सूखता, और हमारे जो शरीर का पसीना होता है वो आसानी से सूखता नहीं है जब बारिश का टाइम आ जाता है तो, और हम असहज महसूस करने लगते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही समूह होता है। मतलब बादल जो है इन्हीं जल की बूंदों का समूह है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाएं अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। जो जेट हवा है वो अपने पीछे मतलब सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जल जो होता है, गिरने वाला जल वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से कट जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे आ जाता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। वर्षा के जो 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा 3 प्रकार, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। और पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। तो मतलब अगर कम बारिश होगी तो वो गर्मी मतलब कि सूखा आ जाता है, और ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कॉमेंट जरूर से करिएगा। थैंक यू।